नमो नमः। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम की संस्कृत कुटुंब में आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आइए साथियों, आज की इस वीडियो की हम शुरुआत करने वाले हैं। आज का ये वीडियो किनके लिए उपयोगी रहने वाला है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। यह वीडियो उन सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वाले बंधुओं के लिए उपयोगी रहने वाला है, चाहे वह यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हो, चाहे वह फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड, टीजीटी, पीजीटी, केवी, विभिन्न प्रकार की प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी करने वालों के लिए यह एक व्याकरण की हम सीरीज चला रहे हैं, संस्कृत व्याकरण की, जिसमें आज हम संस्कृत को आरंभ से लेकर आधारभूत से लेकर आज का ये वीडियो हमारा रहने वाला है। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की। साथियों, हम जानने वाले हैं कि आज के इस वीडियो में आप क्या क्या जानने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं संस्कृत शब्द से व्युत्पत्ति ही अर्थः महत्वम च। संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। व्युत्पत्ति भी अपने आप में एक शास्त्र है। व्युत्पत्ति यदि आपने शिक्षा शास्त्री या बीएड प्रशिक्षण, यदि आप शिक्षक की तैयारी कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, तो आपने शिक्षक प्रशिक्षण की किया होगा। उस शिक्षक प्रशिक्षण में आपने जब पाठ्य योजना बनाई होगी साथियों, तो वहां पर एक व्युत्पत्ति विधि भी आपने उपयोग में ली होगी। यानी एक किसी भी शब्द की प्रकृति और प्रत्यय को जानना, यानी उसका मूल क्या है, किसी भी शब्द के मूल को जानना, उसे व्युत्पत्ति कहते हैं। और व्युत्पत्ति से ही हम उसके प्रतिपाद्य, उसके अर्थ तक हम पहुंच सकते हैं। तो आइए आज हम इस वीडियो में जानेंगे कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, उसका क्या अर्थ है और इसका क्या महत्व है। उसी के साथ हम जानने वाले हैं व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति कि व्याकरण शब्द की क्या व्युत्पत्ति है, इसका मूल प्रकृति प्रत्यय क्या है और इसका निर्माण किस प्रकार से हुआ, और इससे परीक्षा से संबंधित पूछे जाने वाले प्रश्न भी हम साथ में साथियों चर्चा करेंगे। इसी के साथ हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं व्याकरण शास्त्र से प्रयोजनम, यानी व्याकरण शास्त्र का प्रयोजन क्या है। देखिए, हमारे यहाँ हर चीज का प्रयोजन है। एक संस्कृत में, एक साहित्य में एक उक्ति आती है, मैं आपको सुनाना चाहता हूं। कहा गया है प्रयोजनम मन उद्देश्य मंदो अपि न प्रवर्तते, कि बिना प्रयोजन के तो एक मूर्ख भी कार्य नहीं करता है। तो साथियों, आप तो सब पढ़े लिखे 21वीं सदी के युवा हैं, तो व्याकरण शास्त्र का क्या प्रयोजन है यह भी आज हम जानने वाले हैं। उसी के साथ हम जानेंगे व्याकरण शास्त्र से महत्वम, बिल्कुल संक्षिप्त में जानने वाले हैं। उसी के साथ इन सभी विषयों से संबंधित परीक्षा संबंधी प्रश्न कि कौन से प्रश्न आपके यहाँ पर बनेंगे, उसके बारे में भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति से कि संस्कृत शब्द की व्युत्पत्ति क्या है। संस्कृत शब्द हम शुरू से सुनते आ रहे हैं, हम सब जानते हैं कि सम उपसर्ग, क्री धातु और त प्रत्यय से संस्कृत शब्द का निर्माण हुआ है। सम उपसर्ग है। संस्कृत भाषा में कितने उपसर्ग है साथियों, आप जानते हैं कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग हैं। कितने उपसर्ग हैं? 22 उपसर्ग हैं। उसमें से यह एक उपसर्ग है सम उपसर्ग। तो हम यहां कह सकते हैं, एक प्रश्न हमारा बन गया कि संस्कृत पद में कौन सा उपसर्ग है, तो आप कहेंगे सम उपसर्ग है। उसी के साथ आप यहां पर जान लें कि संस्कृत भाषा में 22 उपसर्ग होते हैं। कितने उपसर्ग होते हैं? 22 उपसर्ग होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं द्वाविंशति ही उपसर्गा। संस्कृत में की परीक्षा है तो प्राय प्रश्न संस्कृत माध्यम से ही होते हैं। तो हम यहाँ पर हिंदी माध्यम के साथ साथ संस्कृत माध्यम का भी उपयोग करेंगे। द्वाविंशति उपसर्गाः ऐसा मैं लिखना चाहता था, लेकिन उपयोग बोल रहा था तो उपयोग लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ नीचे लिख देता हूं द्वाविंशति उपसर्गाः। द्वाविंशति उपसर्गाः, 22 उपसर्ग हैं। प्रादयः ये ऐसा कहा जाता है। फिर आगे का दूसरा जो हमारा यहाँ पर पद है वह है क्री। आगे का जो पद है वह है क्री। तो क्री क्या है? यह एक धातु है। क्या है क्री? क्री धातु है। क्या है? धातु। क्या है? धातु है। संस्कृत भाषा में क्री को धातु कहते हैं। मूल जो धातु है वह है डुक्रिय करणे। कौन सी धातु है? मूल जो इसमें धातु है वह है डुक्रिय करणे। इस नाम से एक धातु है, जो मूल धातु है वह है डुक्रिय करणे। यह क्या होता है साथियों? डुक्रिय जो मूल धातु है उसमें डू की और ईय की इत संज्ञा या लोप, इसकी ईय की इत संज्ञा हो जाती है, डू का लोप हो जाता है और क्र शेष रह जाता है। तो क्री धातु हम बोलते हैं क्री करणे। क्री करणे अर्थ में, करने के अर्थ में यह धातु है। तो सम उपसर्ग क्रय और जो तय है वह है प्रत्यय। पहले मैं आपको फिर बता दूं, जो क्रय हमारी जो धातु है, संस्कृत में कितनी धातुएं है साथियों? संस्कृत में प्रायः
2000 धातुएं हमारे को देखने को मिलती है। जो धातु मतलब क्रिया, ऐसा कुछ नहीं, धातु यानी सामान्य। गच्छति जाता है, यह एक क्रिया है। पठति पढ़ता है, यह एक क्रिया है। लिखति लिखता है, यह एक क्रिया है। गायति गाता है, यह एक क्रिया है, यह एक धातु है। ठीक है, उसी प्रकार शृणोति सुनता है, यह एक क्रिया है। तो ये सब धातुएं इस प्रकार की 2000 क्रियाएं जो पद हैं जो वहां पर संस्कृत भाषा में बताई गई है। फिर इसके बाद आगे जो हमारा पद है वह त प्रत्यय। तीसरा संस्कृत में जो पद था वह था त। त क्या है? यह एक प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? ये भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होने वाला प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? भूतकाल के अर्थ में प्रयोग होने वाला प्रत्यय है। भूतकाले त प्रयोग है, ऐसा कहा जाता है, भूतकाले त प्रयोग है। तो आपको देखो सीधा सा प्रश्न ये कभी आ जाता है, त प्रत्यय कस्मिन् अर्थे प्रयोगाय भवति। तो आप सीधी सी पंक्ति याद रखें, भूतकाले त प्रत्यय है। चलिए अब आगे हम यहाँ पर जो मूल बात करने वाले हैं वो हमारे पास है। चलिए आइए अब हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ये 3 पद हैं। 3 पद कौन कौन से हैं साथियों? पहला है सम, दूसरा है क्रय धातु जिसे हमने कहा, तीसरा है तय प्रत्यय। ठीक है, चलिए फिर हम आते हैं सम उपसर्ग वैसा का वैसा ही रहता है। देखिए अब यहां पर देखिए, आप देख रहे हैं त प्रत्यय है। इस प्रत्यय में क्या है? एक सूत्र लगता है और क का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। किससे होता है लोप? लसक्व तद्धिते एक सूत्र है आपका संस्कृत भाषा में, लसक्व तद्धिते। इस सूत्र से क्या होगा? लसक्व तद्धिते सूत्र से आपके इस क का क्या हो जाएगा? लोप हो जाएगा। लसक्व तद्धिते से क का लोप हो जाएगा और हमारे पास क्या रह जाएगा? फिर हम देखेंगे तो सम रह गया। देखेंगे साथियों तो हमारे पास सम रह गया, क्रय और त, ये पद हमारे पास मिलता है। चलिए आगे हम देखेंगे कि यहां पर देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूं। संस्कृत भाषा में हमारे यहां पर एक प्रक्रिया होती है जिसे हम प्रक्रिया कहते हैं। तो यहां पर म के बाद में यानी सम उपसर्ग के बाद में सम प्रयुज्य एक सूत्र है, उसके द्वारा, और ऋकारांत धातु होती है तो यहां पर सुट का आगम हो जाता है। किसका आगम हो जाता है? एक सुट आ जाता है, सु एक आ जाता है, सुट का आगम होता है जिसे हम सुटागम कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? सुटागम कहते हैं। संपर्युभ्यः करौतो भूषणे एक सूत्र है, उससे सुट का आगम होता है और उसी के साथ में एक सूत्र और साथ में चलता है, सुडित्यत्र इत संज्ञा लोपो। इससे क्या होता है? इस सुट में जो उट है उसका लोप हो जाता है और हमारे पास क्या रह जाता है? स रह जाता है। देखिए सम तो हमारे पास अगला पद जो बनता है वह बनता है, चलिए मैं आपको आगे की स्लाइड में दिखाता हूं। चलिए हम प्रारंभ से शुरुआत से देखते हैं। चलिए अब आपने जो प्रकृति प्रत्यय मिला था वो आपको मिला था साथियों, सबसे पहले सम मिला था आपको, सम के बाद क्रय मिला यानी क्रिया आपकी धातु थी और त आपका प्रत्यय था। ठीक है, इस का हमने क्या कर दिया? लसक्व तद्धिते से एक जो हमारा सूत्र था लसक्व तद्धिते, उस लसक्व तद्धिते से आपने इसका लोप कर दिया और यहां पर एक सूट का आगम हो गया और उस सूट का आगम 2 सूत्रों से हुआ। वो जो 2 सूत्र थे वह थे साथियों सम पर्युपेभ्यः, सम पर्युपेभ्यः करौतो, सम पर्युपेभ्यः करौतो भूषणो भूषणे। इस सूत्र से सुट का आगम होता है और इसी सुट के उट का जो रहता है इसमें उट का लोप हो जाता है और सुशेष रह जाता है। क्या शेष रह जाता है? सुशेष रह जाता है। वह जो लोप होता है उट का, वह लोप होता है साथियों सुडित्यत्र। यह एक सूत्र है सुडित्यत्र। ये क्या है? ये इत संज्ञा लोपो, इत संज्ञा लोपो, ये एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या होता है साथियों? इस सूत्र से उट का आगम हो जाता है और हमारे पास क्या स्थिति बनती है? देखिए जब सम पर्युभ्य काम करता है तब क्या स्थिति होती है? सम का सम रहता है और जो सुट है वो सुट का आगम हो जाता है। सुट का आगम होने से हमारे पास यह रूप रहता है।
ठीक है। चलिए, फिर इससे ये उट आता है, सुडित्यत्र, ये जो सूत्र है इससे क्या करता है, ये उट का आगम कर देता है, उट का लोप कर देता है, तो हमारे पास रूप बन जाता है साथियों सम सु में से उट का लोप हो जाता है तो संस्कृत, ये हमारे पास रूप बचता है। ठीक है, फिर आगे हमारे पास इसके देखिए, अब हमारे पास म है, संस्कृत भाषा में एक सूत्र है, उस सूत्र से क्या होता है साथियों, इस प्रक्रिया को वैसे सिद्धि भी कहा जाता है, आपको ये समझना होगा। सम का जो म है, एक सूत्र है हमारे पास अनुस्वार से, जब आप संधि पढ़ेंगे तो आप इसको जानेंगे कि अनुस्वार से यही यही पर सवर्ण, पर सवर्ण, यह एक सूत्र है। इस सूत्र से क्या होगा साथियों, अनुस्वार यही पर सवर्ण से, यहां पर जो सम का ये ऐसा हो जाएगा, जो है ये अनुस्वार बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अनुस्वार बन जाएगा, और स हमारा है और ये मिल जाएगा क, और ये त यहां पर हो जाएगा। हम यहां पर कर देंगे संस्कृत, क्या कर देंगे साथियों, संस्कृत हम कर देंगे। एक सेकंड, पेन बिगड़ गया, चलिए ये हो गया सही, ये देखिए हम इसको रूप कर देंगे संस्कृत। चलिए, ये हमारा संस्कृत रूप यहां पर बन गया है, तो आप इसको समझिए। देखिए साथियों, आपको नोट्स भी मिलने वाले हैं, आप हमारा प्ले स्टोर से ऐप डाउनलोड करें, ई संस्कृत कुटुंब आपका अपना ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर पर है, जहां पर हम प्रतिदिन एक टेस्ट भी, डेली टेस्ट अभ्यास भी हम डालते हैं, और कुछ नोट्स भी हम आपको वहां पर उपलब्ध करवाएंगे, तो वो भी आप वहां पर देख सकते हैं। चलिए, तो ये रहा संस्कृत शब्द का निर्माण। चलिए, कुछ छात्र पूछते हैं सर संस्कृत शब्द पुल्लिंग में है, स्त्रीलिंग में है, नपुंसकलिंग में है, तो देखिए साथियों, मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूं कि संस्कृत शब्द को आप तीनों लिंगों में प्रयोग कर सकते हैं, बस यहां पर आपको प्रत्यय लगाने हैं। स्वादि प्रत्यय आप लगाएंगे, स्वादि प्रत्यय जब लगाएंगे तो वहां पर आप इसको संस्कृतया बनाएंगे, संस्कृतम बनाएंगे, और संस्कृता भी बना सकते हैं। लेकिन प्रायः हमारे यहां पर ग्रंथ को, प्रकरण को, विषय को नपुंसकलिंग में प्रयोग करते हैं, इसीलिए हम संस्कृत को संस्कृतम के रूप में प्रयोग करते हैं। तो यहां पर जब हम क्या करेंगे, संस्कृतम में म का प्रयोग करेंगे तो स्वादि प्रत्यय लाएंगे, सुप्रत्यय आएगा, सुप्रत्यय का क्या होगा, सुप्रत्यय का अम आदेश हो जाएगा, अमी पूर्व से अम बन जाएगा और संस्कृतम रूप बन जाएगा। इसी प्रकार इसके आप और भी रूप साथियों बना सकते हैं। अब बात करते हैं साथियों यहां पर हम कि संस्कृत से अर्थ, कि संस्कृत का अर्थ क्या है। तो सम यानी सम्मान यानी परिष्कृत, इसका सामान्य अर्थ हम पढ़ते आए हैं, तो आप इसका क्या अर्थ मानते हैं ये आप बताएं, है ना, सभी लोग यही बताते हैं, परिष्कृत, प्राचीन, परिशुद्ध, तो मैं इसे मानता हूं कि ये प्राचीन है ना, प्राचीन है। इसका प्रमाण हम आगे भी इसकी चर्चा करने वाले हैं, जब महत्व की बात करेंगे संस्कृत के महत्व की। तो परिष्कृत हम कह सकते हैं, संस्कृत का अर्थ हिंदी में जो निकलता है वह परिष्कृत, शुद्ध, ऐसा हम कह सकते हैं, परिमार्जित ऐसा हम कह सकते हैं, सुसंस्कृत ऐसा हम कह सकते हैं, वैज्ञानिक ऐसा हम कह सकते हैं, सुसंस्कृत ऐसा कह सकते हैं। चलिए देखिए, अब मैं आपको जो बता रहा था, इससे पहले हम जो चर्चा चल रही थी कि संस्कृतम, ये तीनों रूप बनते हैं, संस्कृत भी रूप बनता है, ये आप ध्यान रखें, संस्कृत है भी शुद्ध है, संस्कृतम भी शुद्ध है, और संस्कृता भी शुद्ध है। उसी प्रकार से देखिए, संस्कृत भाषा में यही आप प्रत्यय लगाएंगे और रूप बनता जाएगा। जैसे संस्कृत में आपने घीय प्रत्यय लगा दिया तो बन जाएगा संस्कार है, संस्कृत घीय संस्कार है, इस प्रकार से इसका निर्माण होता है। चलिए अब हम बात करते हैं संस्कृत से महत्व की, कि संस्कृत भाषा का क्या महत्व है। तो देखिए, संस्कृत भाषा के महत्व को अपार महत्व है, इसकी मैं एक सामान्य पुरुष आपके सामने इसके महत्व का बखान नहीं कर सकता, तो एक श्लोक के माध्यम से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे। श्लोक आपके सामने है, इसका वाचन में करता हूं, सुनिएगा, रसास्वादन आप लीजिएगा। संस्कृते संस्कृतिया, संस्कृते सकला कला, संस्कृते सकलम ज्ञानम, संस्कृते किम न विद्यते। द्वितीय सुनिएगा,
अनादि नितना नित्या वागत् सृष्टा स्वयं भुवा आदौ वेदमयी दिव्या यतः सर्वा प्रवर्तया। देखिए संस्कृत के महत्व की यदि हम बात करें तो देखिए साथियों को कहा गया है अनादि निधना नित्या वागत सृष्टा स्वयं भुआ आदो वेदमयी दिव्या यथा सर्वा प्रवर्तय। वही एक वेदवाणी है, वही एक देववाणी है जो सबसे पहले जन्म, जो सबसे प्राचीन है। यदि हम लिखित की भी बात करें, प्रमाण की भी बात करें तो संपूर्ण विश्व इस चीज को मानता है कि मानव पुस्तकालय की, मनुज पुस्तकालय की जो सबसे लिखित पुस्तक सबसे प्रथम है वह ऋग्वेद है। तो संस्कृत भाषा भी अनादि यानी जब से सृष्टि की रचना हुई है तब से संस्कृत भाषा रही है। संस्कृत भाषा का महत्व की यदि हम बात करें तो संस्कृत भाषा का महत्व हमारे दैनिक जीवन में है, हमारे व्यवहारिक जीवन में है, हमारे राजनीतिक जीवन में है, हमारे ऐतिहासिक जीवन में है, हमारे सांस्कृतिक जीवन में है। संस्कृत का महत्व हमारे आध्यात्मिक जीवन में है, हमारे सार्वभौमिक जीवन में, सार्वभौमिक सभी क्षेत्रों में संस्कृत का महत्व है। और भी हम संस्कृत के महत्व की यदि बात करें तो हम कह सकते हैं संस्कृतम नाम देवी वागन वाख्याता महर्षि भी वाचामेव प्रसादेन लोक यात्रा प्रवर्तते। है ना, इस वाणी के भाषा क्या है, संस्कृत क्या है, शुद्ध भाषा, परिष्कृत भाषा। भाषा क्या है, भाष्यते अनया भाषा, जो व्यवहार में ली जाती है, जिसे बोला जाता है उसे भाषा कहते हैं। देखिए संस्कृत के महत्व को जानने के लिए मैं अत्यधिक बखान हम नहीं कर सकते, एक एक वृतांत से आप इसको समझने का प्रयत्न कीजिएगा। जब अशोक वाटिका में माता सीता का पता आंजनेय लगा लेते हैं, हनुमान लगा लेते हैं, राम भक्त हनुमान लगा लेते हैं, तब वह जब सीता माता के समीप प्रथम भेंट के लिए जाते हैं तो जाने से पहले वह चिंतित हो जाते हैं कि वो एक विषय पर विचार करते हैं कि मैं माता सीता के सामने कौन सी भाषा का प्रयोग करूं, क्योंकि उस समय संस्कृत भाषा का प्रयोग चलता था। संस्कृत भाषा के साथ साथ क्षेत्रीय भाषाओं का भी, अन्य भाषाओं का भी उस समय प्रयोग था, प्राकृत पाल इत्यादि भाषाओं का भी उस समय प्रयोग था। तो किस प्रकार की परिष्कृत संस्कृत बोला जाए उसके बारे में चर्चा करने वाले थे। तो उस समय राम जी ने, उस समय हनुमान जी क्या सोचते हैं, यदि वाचम प्रदास्यामि द्विजातिरेव संस्कृताम रावणं मन्यमाना माम सीता भीता भविष्यति। यदि मैंने शुद्ध ज्यादा परिष्कृत संस्कृत का, व्याकरणनिष्ठ का प्रयोग किया तो कहीं वो मेरे को रावण जैसा विद्वान मानकर और मुझे ऐसा समझकर, छली समझकर कहीं वो मुझे कुछ और ना समझ ले। ऐसा संस्कृत का महत्व है। आगे भी हम बात करने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करते हैं हमारे विषय की, व्याकरण शब्द से व्युत्पत्ति की। साथियों कि व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति क्या है, सीधा सा हम यहां पर जानेंगे। आइए, व्याकरण शब्द किस से मिलकर बना है इसके बारे में हम जानेंगे। यहां पर क्या है कि परीक्षा में जो प्रश्न आने वाले हैं वो हमने चर्चा की है, क्योंकि हमने जो देखा आपने पहले किस प्रकार से प्रश्न परीक्षा में आएंगे उनके बारे में हमने आपको बताया। ये सारे आप संस्कृतम के विषय में आप जान सकते हैं, इसके नोट्स भी आपको आगे मिलने वाले हैं। चलिए आगे हम बात करने वाले हैं व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में। तो व्याकरण शब्द में क्या है, वी उपसर्ग है, आंग उपसर्ग है और क्री धातु है और ल्युट प्रत्यय है। देखिए चलो मैं लिख देता हूं जिससे आपको स्पष्ट रहे, आप भी लिख सकते हैं आपकी नोटबुक में। वी उपसर्ग है, उसके बाद आंग उपसर्ग है, आंग का आशेष रह जाता है। फिर इसके बाद तीसरा पद यदि हम देखते हैं तो यहां पर क्या है, क्री धातु है जो वहां थी डुक्रिय करने, यहां पर क्री शेष रह जाता है और ल्युट प्रत्यय है। क्या है, ल्युट प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय यहां पर है। चलिए अब क्री जो धातु है ये किस अर्थ में है, यह क्री धातु साधन अर्थ में, करण अर्थ में क्री धातु से यहां पर ल्युट प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। ल्युट में भी ल का और ट का, अंतिम वर्ण का और इस ल का क्या होता है, लोप हो जाता है। चलिए आगे हम इसको मिलाते हैं, आगे की स्थिति हमारी यहाँ पर क्या बनती है वह देखते हैं। व्युत्पत्ति हम जान रहे हैं तो सीधा सा प्रश्न, मैं आपको यहाँ बताता हुआ चलता हूं, आप सचेत भी रहिएगा कि कौन सा प्रश्न परीक्षा में बनता है। तो व्याकरण से सीधा प्रश्न वहां पर बनेगा कि व्याकरण की व्युत्पत्ति बताइए। तो आपको एक व्युत्पत्ति तो यह है, उपसर्ग कितने हैं, 2 उपसर्गों
उपसर्गों का प्रयोग हुआ है यहाँ पर, एक वी है और एक आंग उपसर्ग है, दो उपसर्ग यहाँ पर है। आंग का आ सहस रहता है, क्री धातु है, कौन सी धातु है, क्री। क्री धातु यानी मूल धातु जो है उसका भी आपको नाम याद रखना है, डुक्रिय करणे, जो मैंने आपको पहले लिख के बताई थी, डुक्रिय करणे आप जानते हैं। तो आप ये भी ध्यान रखिए, क्योंकि बहुत सी बार साथियों में आपको बता दूं परीक्षा में प्रश्न किया जाता है, क्री मूल धातु अस्ति, डुक्रिय करणे किस अर्थ में प्रयोग हुई है, तो ये आपको बताना होता है। चलिए आगे हम बात कर रहे थे, हमारा दूसरा बिंदु था वी आंग की, हमने बात की कि वी आंग हमने लिखा। चलिए आगे हमारी क्या स्थिति बनने वाली है उसके बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। तो वी आ हमारे पास है, क्री हमारे पास रहने वाला है। अब यहां पर देखिए साथियों, हमारे पास यू बच गया, क्या बचा, क्रय का यू बच गया। अब ये यू का क्या है, एक सूत्र है युवार नाको, एक सूत्र है जो ल्युट प्रत्यय के लिए प्रयोग में आता है। वह क्या कहता है, युवार नाको, युवार नाको से यू को क्या हो जाता है, अन हो जाता है, यू को अन हो जाता है। हम क्या कर देते हैं, अन आदेश हो जाता है, क्या हो जाता है, अन आदेश हो जाता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा, जो हमारी स्थिति बनेगी वह स्थिति बनेगी वी आ क्रय और अन, ठीक है। यू को अन आदेश हुआ, यही प्रकृति प्रत्यय है साथियों। किस प्रकार से उसका मूल रूप परिवर्तन हुआ यही हमारे को जानना है। जब ल्युट प्रत्यय करते हैं, ल्युट प्रत्यय करने पर धातु का जो री है ना, कौन सी धातु का, जी क्री धातु से ही तो ल्युट प्रत्यय हुआ था ना, क्री करने अर्थ पे। तो ये जो री है, जब ये री के स्थान पर क्या होता है, ये री को क्या हो जाता है साथियों, गुण हो जाता है, री को गुण हो जाता है, इसलिए आगे जाकर ये क्री के स्थान पर कर हो जाता है। तो हम इसको इस प्रकार से देख लेते हैं, यहां पर किस प्रकार से हो जाता है, तो ये लिख देते हैं हम इसको वी आ और कर, ठीक है। लुट प्रत्यय होने पर यहां पर इसको क्या हो गया, री को गुण हो गया और ये हो गया। चलिए अब इसे हम यदि मिलाते हैं, तो मिलाने की यदि हम बात करें साथियों, तो आगे आप देखेंगे कि यहां पर क्या होगा, वी और आ को यदि हम मिलाएंगे तो क्या हो जाएगा, व्या हो जाएगा। कौन सी संधि है यहां पर देखिए, व्याकरण में कौन सी संधि है, कोई ऐसा भी पूछे तो फिर आपको बताना होगा कौन सी संधि है, यण संधि है। कौन सा सूत्र यहां पर काम कर रहा है यण संधि का, यह भी आपको बताना है साथियों। बताइए जल्दी से, इको यणची, कौन सा सूत्र है साथियों, इको यणची। तो आप ये भी बता सकते हैं, ठीक है, इतना आपने जाना। चलिए यहां पर व्या हो गया, फिर हम कर को मिलाते हैं, व्या फिर र, फिर देखिए अब ये अ मिल गया तो र पूरा हो गया। अब ये न है, आप देखेंगे व्याकरणम, ऐसा हम लिखते हैं क्योंकि नपुंसकलिंग में प्रयोग होता है। अब ये न का क्या हुआ साथियों, यहां पर अण हो गया। हमारे यहाँ अपने यहाँ संस्कृत में एक प्रक्रिया है न को अणत्व होने की, अणत्व की प्रक्रिया है। यहां पर दो सूत्र प्रयोग में आए हैं साथियों। न का जब अण होता है तब वहां पर दो सूत्र काम करते हैं, एक है रसाभ्याम, रसाभ्याम नो ण समान पदे, नो ण समान पदे, नो न समान पदे। और इसी के साथ एक सूत्र काम करता है साथियों, जो मैं यहां नीचे लिख देता हूं, आप देख सकते हैं, स्टार लगा के लिख रहा हूं साथियों। अट कुपवंगाम नुम अपि, अट कुपवंगाम, है ना, ये एक प्रकार का सूत्र है। तो ये क्या करता है, र के बाद में अट कुवर्ग प वर्ग आम नु आदि का व्यवधान हो तो र के बाद न के स्थान पर न हो जाता है और व्याकरणम इस प्रकार का पद हमारा बन जाता है। तो ये आपने व्याकरणम की व्युत्पत्ति जानी। वी और आंग उपसर्ग है, क्री धातु है, ल्युट प्रत्यय है, ठीक है। चलिए आगे यदि हम बात करते हैं व्याकरण के अर्थ के बारे में, चलिए तो व्याकरण के अर्थ के बारे में कहा जाता है कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते इति व्याकरणम, व्याक्रियन्ते व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते 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 इति व्याकरणम। इत्युक्ते किम साथियों, इत्युक्ति इति व्याकरणम। देखिए इसका अभिप्राय यह है कि ये क्या करता है, व्याकरोति इति व्याकरणम,
है ना, किसी भी शब्द का अर्थ बताने में हमारे को सहयोग करता है, उसे व्याकरण कहते हैं। देखिए आपको एक श्लोक के माध्यम से ये एक वृतांत है, ये महाभारत के उद्योग पर्व में, है ना, पाठक को शब्द के समस्त अर्थ को जानने के बारे में महर्षि वेदव्यास ने क्या कहा है व्याकरण के लिए। संस्कृत कितनी प्राचीन है इसका भी आप अनुमान लगा सकते हैं। ये महाभारत के उद्योग पर्व का एक श्लोक है जो आपके लिए, आप देखिए इसे, सर्वार्थानां व्याकरणात् वैयाकरण उच्यते तन्मूलतो व्याकरणं व्याकरोति तथ्यता। यानी जो शब्दों की व्याकरत होती है ना, जो शब्दों का अर्थ बताने में सहयोग करता है, उसे हम व्याकरण कहते हैं। अब यदि हम यहां पर बात करें कि व्याकरण शास्त्र का उद्देश्य क्या है, व्याकरण शास्त्र का महत्व क्या है, यदि व्याकरण शास्त्र के महत्व की यदि हम बात करें साथियों, तो कहा गया है व्याकरण शास्त्र के, आइए बात करते हैं, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्म षडंगो वेदो ज्ञेयोश्च प्रधानम च षडस्वंगेषु व्याकरणम स्मृतम। है ना, वेद पुरुष के जो 6 अंग बताए हैं उनमें से मुख्य रूपी जो व्याकरण है ये अनिवार्य रूप से हमारे लिए पढ़ने के लायक है, इसका महत्व है। दूसरा है रामायण का ही एक किष्किंधा कांड का एक हमारे सामने एक उदाहरण है। देखिए, नूनम व्याकरणम कृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम बहुव्याहृतनेन न किंचित परिभाषितम। तो आज की इस वीडियो में आपने संस्कृत की व्युत्पत्ति, उससे आने वाले प्रश्न, व्याकरण शब्द की व्युत्पत्ति और व्याकरण के महत्व के बारे में जाना। चलिए साथियों, फिर हम आगे व्याकरण शास्त्र की परंपरा और त्रिमुनि के बारे में आगे के वीडियो में मिलने वाले हैं। तब तक के लिए फिर मिलेंगे, नमस्कार। आप हमारा ई संस्कृत कुटुंब ऑनलाइन लर्निंग ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करें और प्रतिदिन वहां पर हम टेस्ट भी डालने वाले हैं, जो भी देकर आप अपने प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी का आकलन कर सकते हैं। धन्यवाद, फिर मिलते हैं। जय तु संस्कृतम, जय तु भारतम।